morning to all students. In this particular lecture, today we will discuss about the basic concept and that are related to mechanical vibrations. फर्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं व्हेन ए इलास्टिक बॉडी, जैसे कि मान के चलिए स्प्रिंग है, कोई पर्टिकुलर बीम है या कोई पर्टिकुलर शाफ्ट है, अगर इनको हम डिस्प्लेस करते हैं इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, अगर हम किसी भी बॉडी को, चाहे वो स्प्रिंग हो, बीम हो, शाफ्ट हो, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर, देन रिलीज़, उसके बाद उसको रिलीज़ कर देते हैं, तो उनमें एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट होती है, यानी एक वाइब्रेटरी मोशन प्रत्येक जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट करती है ड्यू टू इलास्टिक एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी प्रेजेंट इन द बॉडी। किसकी वजह से करती हैं? जब हमने उस बॉडी पर फोर्स लगाया तो फोर्स की वजह से जो एनर्जी या जो वर्क हुआ वो बॉडी के अंदर स्टोर हो गया, जिसको हम स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे या इलास्टिक एनर्जी बोलेंगे। उसकी वजह से ये बॉडी क्या करती है? वाइब्रेटरी मोशन करती है। व्हेन द बॉडी रीचेज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, द होल ऑफ द इलास्टिक और स्ट्रेन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू विच द बॉडी कंटिन्यूस टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी बॉडी है आपकी वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है? मूवमेंट करती है। द एंटायर काइनेटिक एनर्जी इज अगेन कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेन एनर्जी, ड्यू टू विच द बॉडी अगेन रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी पहले बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस होती है और डिस्प्लेस होने के बाद में जब वो दूसरी पोजीशन पर पहुंच जाती है तो जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड होती है उसकी वजह से वापस वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आती है और फिर वापस वहाँ से डिफ्लेक्टेड होती है। हैंस द वाइब्रेटरी मोशन इज़ रिपीटेड इनडेफिनिटली, और इसी वजह से वो वाइब्रेटरी मोशन यानी कि वो बॉडी आपकी एक वाइब्रेटरी मोशन करती है और वह मोशन अपने आप को रिपीट करती रहती है इन ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, जैसे सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि पीरियोडिक मोशन। भाई पीरियोडिक मोशन से आप यहाँ पर क्या समझते हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन इज एनी पैटर्न ऑफ मोशन वेयर द सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन मूव बैक एंड फोर्थ across some equilibrium position but does not necessarily have any particular repeating pattern। यानी कि ऑसिलेटरी मोशन में क्या होगा, कोई भी बॉडी अगर अपनी मोशन को रिपीट करती है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर गिवन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ, यानी कि अगर बॉडी की कोई पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले से गिवन है उसके अबाउट बॉडी क्या करती है? बैक एंड फोर्थ उस पर्टिकुलर मोशन को क्या कर रही है? बॉडी रिपीट कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। बट इसमें कोई नेसेसिटी नहीं है कि जो भी पर्टिकुलर पैटर्न बॉडी रिपीट कर रही है वही सेम पैटर्न को दोबारा से सेम साइकिल में या अदर साइकिल में रिपीट करे। पैटर्न आपका डिफरेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक मोशन। इन पीरियोडिक मोशन इट इज़ ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन का ही एक स्पेसिफिक फॉर्म है जिसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। वेयर द मोशन पैटर्न रिपीट इटसेल्फ विद ए यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन में ज़रूरी नहीं है कि जो भी पर्टिकुलर बॉडी है वो अपनी मोशन को पर्टिकुलर फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट करे, बट अगर टाइम इंटरवल फिक्स है और जो पैटर्न हम बता रहे हैं वो भी फिक्स है तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हार्मोनिक मोशन की, तो हार्मोनिक मोशन इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पीरियोडिक मोशन, यानी कि जो आपकी हार्मोनिक मोशन है वो भी पीरियोडिक मोशन का ही एक स्पेशल फॉर्म है। वेयर द मोशन पैटर्न कैन बी डिस्क्राइब, जहाँ पर हम जो भी पर्टिकुलर मोशन है उसके पैटर्न को डिस्क्राइब कर सकते हैं आइदर बाई ए साइन और कोसाइन कर्व, यानी जो भी पर्टिकुलर बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करेगी अबाउट ए पर्टिकुलर गिवन इक्विलिब्रियम, तो वो जो पैटर्न होगा या तो वो साइन पैटर्न हो सकता है, कोसाइन पैटर्न हो सकता है, और अलग अलग पैटर्न से वो अपनी मोशन को रिपीट कर सकती है। दिस मोशन इज़ ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी मोशन को हम कभी कभी सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि साइन एंड कोसाइन टेक्निकली यूज एंगल इन रेडियंस। साइन और कोसाइन से जब हम क्या करेंगे, किसी भी पैटर्न को डिस्क्राइब करेंगे तो वहाँ पर जो एंगल यूज़ होगा उसको हम रेडियन में यूज़ करते हैं।
द फ्रीक्वेंसी टर्म एक्सप्रेस इन यूनिट रेडियन पर सेकेंड, और जो भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है उस टर्म को हम रेडियन पर सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज समटाइम रेफर्ड एज सर्कुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको ही हम कभी कभी सर्कुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इनके बीच में रिलेशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करते हैं और सर्कुलर फ्रीक्वेंसी को रेडियन पर सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी की, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज़ द फ्रीक्वेंसी एट विच एन अनडैम्प्ड सिस्टम विल टेंड टू ऑसिलेट ड्यू टू इनिशियल कंडीशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एक्साइटेशन। यानी कि अगर कोई बॉडी को इनिशियली हम उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करें और जो भी फोर्स हम इनिशियली अप्लाई कर रहे हैं उसको रिमूव कर दें, उसके बाद बॉडी अगर अपनी पोजीशन के अबाउट मोशन स्टार्ट करती है तो उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी दैट विल बी नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन इज़ द डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज़ द फ्रीक्वेंसी दैट ए डैम्प्ड सिस्टम विल टेंड टू ऑसिलेट। ये वह फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें एक डैम्प सिस्टम क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा ड्यू टू इनिशियल कंडीशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एक्साइटेशन। किसकी वजह से करेगा, ड्यू टू इनिशियल कंडीशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एक्साइटेशन, बिकॉज देयर इज डैम्पिंग इन द सिस्टम। क्योंकि सिस्टम के अंदर क्या होती है, वहाँ पर डैम्पिंग होती है, रेस्पॉन्स विल इवेंचुअली डिके टू रेस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेजोनेंस की, it is the condition of having an external excitation at the natural frequency of the system. In general, this is undesirable potential producing extremely large system response. यानी कि बेसिकली जो रेजोनेंस की कंडीशन में होता क्या है, जो भी बॉडी है जो वाइब्रेट कर रही है, जब एक्सटर्नल एक्साइटेशन की फ्रीक्वेंसी बॉडी की एक्साइटेशन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस अकर हो जाती है, एंड दैट इज़ द अनडिज़ायरेबल कंडीशन इन एनी सिस्टम। यानी रेजोनेंस की कंडीशन किसी भी सिस्टम में डिज़ायरेबल नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द मोशन ऑफ ए कंप्लीट बॉडी। यानी किसी भी बॉडी की कंप्लीट मोशन को डिफाइन करने के लिए जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है जो उस बॉडी की मोशन को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बॉल है, ये एक एंड आपका हिंज है और अदर एंड पर ये बॉल फिक्स है। तो इस पर्टिकुलर बॉल की अगर मोशन हो रही है, इसको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ एक एंगल थीटा की रिक्वायरमेंट होती है इफ़ इट इज़ ऑसिलेटिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर गिवन एक्सिस। तो दिस थीटा इज डिफाइनिंग ऑल द डेफिनेट मोशन ऑफ दिस बॉडी, hence the degree of freedom is 1। and suppose this is the another body, ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट भी हो रही है और इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट हो रही है। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसीलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे ये आपका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, दिस इज द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। यहाँ पर बॉडी की मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों की ज़रूरत है। यहाँ पर बॉडी की मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको एक्स, वाई और थीटा यानी जो एंगल है उसका, इन तीनों की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3 होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस की, तो टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन में वन इज़ द फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन। फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन में क्या होगा, ए फ्री वाइब्रेशन इज़ वन that occur naturally with no energy being added to the vibrating system। यानी कि अगर जो भी पर्टिकुलर वाइब्रेशन बॉडी के अंदर जनरेट हो रहे हैं वो फ्रीली जनरेट हो रहे हैं, वी आर नॉट एडिंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी विद इन द सिस्टम ड्यू टू विच इट इज़ वाइब्रेटिंग। तो जो भी पर्टिकुलर वाइब्रेशंस होंगे वो फ्री या नेचुरल वाइब्रेशंस होंगे। द वाइब्रेशन इज स्टार्टेड बाई सम इनपुट ऑफ एनर्जी बट द वाइब्रेशन डाई आउट अवे विद द टाइम एज द एनर्जी डिसिपिएटेड। अगर हम किसी सिस्टम के अंदर वाइब्रेशन को क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर फोर्स लगा के जनरेट करेंगे, तो वो थोड़े टाइम इंटरवल के लिए क्या होंगे, आपके वाइब्रेट करेगी बॉडी, और आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम द वाइब्रेशन विल डाई आउट। यानी वाइब्रेशन धीरे धीरे जो मैग्नीट्यूड है वो कंज्यूम हो जाएगा, वो जीरो को टेंड करेगा। इन ईच केस व्हेन द बॉडी इज मूव
away from the rest position, there is a natural force that rises that try to return it on its rest position. तो जब भी बॉडी को इक्विलिब्रियम की पोजीशन से या रेस्ट की पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस ट्राई करेगी अपनी रेस्ट की पोजीशन में आने की। जैसे आप देख सकते हैं ये पेंडुलम स्विंग बैक एंड फोर्थ मोशन है। अगर हमने एक बार पेंडुलम को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ये इस पर्टिकुलर पोजीशन के अबाउट वर्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करेगा। नेक्स्ट वन इज ए फ्लोटिंग बॉडी बॉब्स अप एंड डाउन इन वाटर। ये कोई एक पर्टिकुलर फ्लोटिंग बॉडी है। ये फ्लोटिंग बॉडी क्या कर रही है, अप एंड डाउन कर रही है किसी पर्टिकुलर पोजीशन के अबाउट, अप एंड डाउन अबाउट ए गिवन पर्टिकुलर पोजीशन। तो यहाँ पर भी ये क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है नेचुरली। दिस इज द स्प्रिंग, दिस इज ऑल्सो वाइब्रेटिंग अंडर द एक्शन ऑफ दिस मास एम ओनली। तो दीज आर ऑल्सो द नेचुरल वाइब्रेशंस और फ्री वाइब्रेशंस। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी क्या करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी और जो भी उसका टाइम पीरियड रहेगा दैट विल रिमेन फिक्स, यानी एक सिंपल पैटर्न पर बॉडी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगी। तो दीज अगर हम किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, ये वेलोसिटी टाइम कर्व है और दिस इज द एक्सेलरेशन टाइम कर्व है। और ये जो पॉइंट्स हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिक टाइम, इनको हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।